नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2016 प्रश्न पत्र के पेडागोजी सेक्शन का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2016 पेपर में पेडागोजी से रिलेटेड कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्नों में से 40 अंक सिर्फ पेडागोजी से पूछे जाना आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 और पहले के केवीएस पीआरटी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपको प्रश्न हिंदी में नहीं दिखा पा रहा हूँ। आगे के प्रश्नों को हिंदी में आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बेस्ट कोरिलेट साइंस विथ लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे। देखिए, विज्ञान की जो शिक्षण पद्धति होती है वो अलग होती है और जो भाषा की शिक्षण पद्धति होती है वो अलग होती है। भाषा में क्या होता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का, अंतःक्रिया का मौका देंगे उतना ही बच्चा भाषा में पारंगत होगा। लेकिन जहाँ तक विज्ञान की बात आएगी तो विज्ञान में बच्चा प्रयोग के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। यानी वो विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बच्चा एक तो समूहों में बातचीत भी करेगा, इंटरेक्शन भी करेगा, रिपोर्ट भी तैयार करेगा। साथ ही साथ क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने में क्या होता है कि हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद से उस पर आधारित एक लेख तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट तैयार करने में क्या होगा कि एक तो उसका लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत होगा क्योंकि वो दूसरे से बातचीत भी करेगा, और साथ ही साथ प्रयोग जब करेगा तो कहीं ना कहीं वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना, अन्वेषण करना, ये सब विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी ऐसा विकल्प हमारा सही होगा जिसमें प्रयोग भी होगा और समूहों में बातचीत भी होगी और साथ ही साथ कुछ लिखने संबंधी, कुछ भाषा पर आधारित गतिविधि भी होगी, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग अ रिफ्रेशर कोर्स ऑन साइंस फॉर लैंग्वेज टीचर्स। कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ्यचर्या पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना। प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के विज्ञान और भाषा अधिगम में सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेगा। तो विकल्प भी हमारा बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर चौथे विकल्प में टीचर को ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है कि रिफ्रेशर कोर्स उसको कराया जाए। बच्चे को ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि गतिविधि बच्चों को कराना है तो बच्चों की बात होनी चाहिए, यहां पर टीचर की बात होनी नहीं चाहिए। यह विकल्प टीचर की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। यानी बालक को केंद्र में रख करके ही आपको जवाब देना है, ठीक है। यह विकल्प टीचर के लिए था, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिमेंबर टेक्निकल टर्म परफेक्टली। यानी कहा जा रहा है कि बच्चों को कहना कि वे प्रभाषिक शब्दावलियों को याद करें। रटना, याद करना, रिमेंबर, रिकॉल, ये जितने भी शब्द होते हैं हमेशा निगेटिव माने जाते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि रट करके। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक। कहा क्या जा रहा है कि छात्रों से एक निबंध लिखने के लिए कहना किसी साइंटिफिक टॉपिक पर, किसी वैज्ञानिक टॉपिक पर। तो ये भी देखिए, ये इससे लिखना कहीं ना कहीं लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चे अपने मौलिक विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन साइंटिफिक चीजों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि विज्ञान बच्चे करके सीखेंगे। यहां पर बच्चा कुछ भी विज्ञान के बारे में अन्वेषण नहीं कर रहा है, खोज नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है। तो ये भाषा के संबंध में तो ठीक था, लेकिन विज्ञान के संबंध में ठीक नहीं है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अरेंजिंग फील्ड विजिट फॉर एन एग्जॉस्टिव एक्सप्लोरेशन of the environment and asking student to write the report thereof। कहा यह जा रहा है कि वातावरण की खोज बीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। अब देखिए, वातावरण की खोजबीन, खोजबीन का मतलब क्या हो गया कि करके सीखना। बच्चा यहां पर सहभागिता लेगा, क्योंकि जब कुछ नया कुछ खोजेगा तो जाहिर सी बात है किसी से प्रश्न पूछेगा, किसी से इंटरेक्शन करेगा। यही सब तो होता है। भाषा का मतलब क्या होता है कि हम जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं उस लैंग्वेज में दूसरे से इंटरेक्शन कर पाए। यानी बच्चा जब प्रश्न पूछेगा, जब डेटा को कलेक्ट करेगा रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी दूसरों से प्रश्न पूछ रहा है, इंटरेक्शन हो गया। इसके साथ ही साथ अन्वेषण करने की बात की जा रही है, एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, खोजबीन करने की बात की जा रही है। तो यह विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसी के माध्यम से विज्ञान और लैंग्वेज लर्निंग को कोरिलेट किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 अप्रोप्रिएट जवाब है।
अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है। हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तो देखिए, फ्रोबेल ने खेल विधि का आविष्कार किया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे खेल के माध्यम से किस प्रकार से सीख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को दिए थे, ठीक है, जिसमें से स्वक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, यानी कि खुद बच्चे क्रिया करके सीखेंगे। विकास का भी सिद्धांत उन्होंने दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एकत्व का भी सिद्धांत उन्होंने दिया था, यानी कि लॉ ऑफ यूनिटी। लेकिन अलौकिकता का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। अलौकिक मतलब कि जो इस लोक का ना हो, जो इस पृथ्वी का ना हो, यानी कि अलौकिक, यानी कि दैवीय शक्तियों की बात की जाती है, सुपर नेचुरलिज्म की बात की जाती है। तो इस पर फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कुछ भी नहीं कहा था, ये उनका सिद्धांत नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी 3 जो थे, एकत्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वक्रिया का सिद्धांत, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल का सिद्धांत है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि है और हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है? किस आर्टिकल में ये बातें मेंशन की गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 15 की बात की गई है, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में ये मेंशन किया गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये समानता से संबंधित है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए कौन देता है, वो हमसे पूछा गया, ठीक है। तीसरा विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 ऐसा ये कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर किसी भी धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब कि धार्मिक तौर पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी भी बच्चे से कि आप इस त्यौहार को मनाइए या फिर इसमें भाग लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 28 भी उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 46। आर्टिकल 46 जो होता है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे आर्टिकल 29 की। तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को इनकार नहीं किया जाएगा। केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी भी आधार पर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता या फिर उसको मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये भी संस्थाओं के संचालन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमसे ये पूछा गया था ना कि अल्पसंख्यक अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है। तो ये चारों विकल्प इसके गलत थे। इसका उत्तर जो होगा आर्टिकल 30 होगा। आर्टिकल 30 में यह मेंशन किया गया है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। ये इसका हेडिंग है आर्टिकल 30 का, और इसमें सब सेक्शन 1 जोड़ा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या फिर भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है, और विकल्प में कोई भी आर्टिकल 30 का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। इस वजह से चारों विकल्प इसके गलत हैं और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 30, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज को हिंदी में सामाजिक मूल्य कहा जाता है। यानी प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। जैसे कि आपके घर पर कोई बड़ा सदस्य आ रहा है, कोई आपके पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, तो आप उनको प्रणाम करिए, उनको सम्मान की नज़र से देखिए। अब ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है बड़ा, आपसे बड़ा कोई आ रहा है और आप इग्नोर करके चले जा रहे हैं। ये सामाजिक मूल्य है। इसके अलावा समाज में किसी से भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। यानी कि कोई भी एक ऐसा सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, जो कि हमें समाज में अनुकूलन और दूसरे को हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ये करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही सामाजिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि जो भी एक दूसरे से मिल करके रहने के लिए हमें प्रेरित करेगा, वो सामाजिक वैल्यू के तौर पर देखा जाएगा। और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, देखिए, बचपन से बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, अलग से उनके लिए पाठ्य पुस्तक भी होती है। लेकिन क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद बच्चे में नैतिक मूल्य आ जाते हैं? क्या वो चोरी नहीं करते? क्या वो इस प्रकार के समाज में
स्वीकृत कार्य नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो पढ़ाना, केवल किताबी ज्ञान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे किताब में पढ़कर भी वो सभी गलतियां करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बचपन से उसके संस्कार में ये सभी चीजें हों। कैसे पॉसिबल होगा? ध्यान से समझिए। आपके माता पिता जिस प्रकार से आपके माता पिता जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बचपन से आप वही चीजें देख रहे हैं, और वही चीज आप अपने व्यवहार में भी कहीं ना कहीं अंतर्निहित करते जाते हैं। यानी कि जो बड़े हमसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम उसी को अनुकरण करके उसी के माध्यम से सीखते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, वहां पर जो भी सदस्य के संपर्क में वो आ रहा है, चाहे वो स्कूल में जाएगा तो औपचारिक तौर पर टीचर के संपर्क में आ रहा है, और घर पर है तो विद्यालय माता पिता को और परिवार के सदस्यों के संपर्क में आ रहा है। तो जरूरी ये है कि जो भी उससे बड़े सदस्य हैं, वो उस प्रकार के सामाजिक मूल्य अपने व्यवहार में लाएं, ताकि बच्चा उनको देख करके सीखे। यानी कि टीचर भी उस प्रकार से रिएक्ट करे। ऐसा नहीं कि वो बच्चों को टीचर उल्टा भला कर रहा है, गाली दे रहा है, तो ये सभी चीजें बच्चे देखेंगे तो उस पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बच्चे को बिल्कुल सामाजिक मूल्य डेवलप करना है, तो जरूरी यह है कि टीचर भी अपने अंदर वो क्वालिटीज को लाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। रिसाइटिंग गुड मोरल स्टोरीज, यानी कि अच्छी नैतिक कहानियां बताना। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब तक बच्चा आपके व्यवहार में वो चीज नहीं देखेगा, अब बच्चे को आप खूब अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, नैतिक कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन आप घर का माहौल, आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा तो वही देख रहा है ना। तो कितना भी आप उसको मोरल स्टोरी सुना देंगे, लेकिन जब आपके व्यवहार में वो देखेगा कि मेरे पापा भी तो ये कर रहे हैं, तो जब मेरे पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर जरूरी यह है कि जो भी बड़े सदस्य के संपर्क में वो बच्चा आ रहा है, वो अपने व्यवहार में नैतिक मूल्य लाए। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केवल कहानी के माध्यम से बच्चा नहीं सीखेगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, डिसिप्लिनिंग देम इन मोर एंड वैल्यूज दैट सोसाइटी रिकॉग्नाइज, यानी कहा जा रहा है उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य और लोक प्रथाओं में अनुशासित करना। अब बच्चे को आप जबरदस्ती मार पीट करके अनुशासित थोड़ी करेंगे, क्योंकि बच्चे, आप ऐसे समझिए ना कि जब आप बच्चे को जबरदस्ती करने लगेंगे, नहीं तुम ऐसा ही करो, और आप नहीं कर रहे हैं, तो उससे बच्चे में मन में ये जाएगा कि मैं क्यों करूं जब पापा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आप उसको बाहर से अगर अनुशासन के लिए प्रेरित करेंगे तो होगा ये कि बच्चे में निगेटिव इमोशंस भी जनरेट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं निगेटिव इमोशन बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा स्व अनुशासित हो। स्व अनुशासित कैसे होगा? जब वो अपने घर में और अपने विद्यालय में माहौल देखेगा कि हाँ, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारे टीचर भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, जब वो देखेगा तब वो उसको अपने व्यवहार में उतारेगा। तो केवल बाहरी अनुशासन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, यानी कि उनको महान व्यक्तियों के विषय में बताना। तो केवल महान व्यक्तियों के विषय में बताना भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रेजेंटिंग वंस ओन बिहेवियर एज अ मॉडल फॉर देम, यानी कि कहा यह जा रहा है कि अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उसे एक प्रतिरूप समझने लगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम अपने बिहेवियर में, टीचर जो है वो अपने बिहेवियर में उस सभी मूल्यों को प्रदर्शित करें, और बच्चे उसको देख करके स्व अनुशासित होंगे, यानी कि उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि वो खुद सीख रहे हैं उन सभी मूल्यों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चे में अविनाशिता यानी कि संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है, वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से छोटी की ओर सजा सकता है, उसकी विचार प्रतिक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। स्थूल यानी कि जिसे बच्चा देख करके, प्रत्यक्ष तौर पर देख करके महसूस कर रहा है। ठीक है, वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। अमूर्त नहीं है उस पर संक्रियाएं कर सकता है, यानी जो मूर्त है उस पर संक्रियाएं कर पाएगा, लेकिन जो अमूर्त है उस पर संक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था पर है। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर यानी मूर्त अवस्था में जिन चीजों को देख रहे हैं उस पर वो संक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त पर नहीं कर सकते हैं। यानी कि बच्चा मूर्त अवस्था में आ चुका है, यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, देखिए पहला विकल्प जो दिया गया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में आकारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला गया है, तो इसमें तो अमूर्त वाला आता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। संवेदी चालक तो बहुत कम हो गया, संवेदी चालक में हमारा संरक्षण नहीं आता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन नहीं आ पाता है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है यह है कि संरक्षण क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक चित्र बनाया त्रिभुज, और यहां से बीच से मैंने एक लाइन खींच दिया, अब मैंने
बच्चे से पूछा कि आपको इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, तो बच्चा बोलेगा एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। तो अगर मैं उससे पूछूं कि पहले वाला जो एक केवल त्रिभुज था वो कहां गया, अगर बच्चा ये समझ जाए कि अगर इस लाइन को मैं हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस लाइन को मैं हटा देता हूं तो पहले वाला त्रिभुज हमें मिल जाता है। अगर बच्चा ये समझ जाता है तो इसे हम लोग संरक्षण कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद से पुराने वाले पॉइंट पर पुनः आना ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और ये चित्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारा, और यहां पर साथ ही साथ आपको ये भी दिया गया था कि स्थूल घटनाओं पर आधारित उनकी जो विचार हैं, यानी कि जिनको प्रत्यक्ष तौर पर वो देख पा रहा है, तो ये सभी किसमें आती हैं, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है और उसे ही स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास के अंतर्गत जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। तो संवेगात्मक विकास क्या होता है, यानी बच्चे की समझ से सीधे तौर पर यह जुड़ा हुआ है, और समझ किससे जुड़ा होता है, अधिगम से जुड़ा होता है। अधिगम क्या होता है, बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की आयु 60 साल हो गई और उस समय अपने एज पर वो कुछ प्रयास कर रहा है और उसके व्यवहार से उसके माध्यम उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो उसे सीखना तो बोलेंगे, अधिगम तो बोलेंगे, चाहे उसकी एज 60 साल या फिर 70 साल हो गई। यानी कि जब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वो कुछ नया सीखा, यानी वो उसके संज्ञान में आया, और संज्ञान में आना सीधे तौर पर संज्ञानात्मक विकास है, यानी ये जीवन पर्यंत चलेगा। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। सभी प्रक्रियाएं परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड होती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात करूं और बच्चे की अगर संवेगात्मक विकास की बात करूं, संवेग मतलब कि इमोशंस, और संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आप जब खुश होते हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है, यानी कि खुशी की मुद्रा में आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा पाते हैं, यानी आपका संज्ञानात्मक विकास पॉजिटिव तौर पर होगा। लेकिन अगर आप किसी कारण को लेकर के दुखी हैं तो उस दौरान दुख की वजह से आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं, यानी पूरा प्रयास नहीं कर पाते हैं। जब पूरा प्रयास नहीं करेंगे तो पूरा अधिगम भी नहीं होगा, यानी कि सीधे तौर पर जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को कंट्रोल करते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही तो बात कहा जा रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से विकास एक समान नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक बच्चे को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला, इंजीनियर डॉक्टर के घर में उसका जन्म हुआ और उसका बहुत अच्छा परवरिश हो रहा है, यानी कि माहौल उसको अच्छा मिला, वातावरण अच्छा मिला, और साथ ही साथ उसका जो एक तरीके से जो आनुवांशिकता थी वो भी अच्छी थी, और उसको परिवेश भी अच्छा मिला, तो उसका विकास अलग होगा। लेकिन एक बच्चा जिसको ना तो आनुवांशिकता ठीक ढंग से मिली और ना ही उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, वो रोड पर इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो उसका विकास और जो एक इंजीनियर डॉक्टर के घर में अच्छे परिवेश में पल रहा है उसके विकास में, संज्ञानात्मक विकास में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि वातावरण वहां पर अंतर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से विकास की दर अलग अलग होती है। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विकास सदैव रैखिक होता है। विकास कभी भी रैखिक नहीं होता है, क्योंकि विकास में हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन। देखिए यहां पर मैं अगर प्रयास और यहां पर मान लीजिए कि अधिगम, इसके बीच में ग्राफ खींचूं, अगर एक रैखिक होता तो हमेशा ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं, बावजूद इसके हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो इसे ही तो अधिगम का पठार बोलते हैं। यानी कि प्रयास होने के बावजूद भी अधिगम ना होना, इसे ही अधिगम का पठार बोलते हैं। अगर एक रैखिक होता, हमेशा रैखिक होता, तो ये इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से ना जाकर के ये सपाट हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक रैखिक नहीं होता है, और ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनिस्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड टू चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गीजू भाई बढ़ेका। इनके द्वारा मॉन्टेसरी पद्धति को भारत में पहली बार लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार अभिलेख समझा जाता है? तो इसे वुड्स डिस्पैच को समझा जाता है। वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। वुड्स डिस्पैच शिक्षा पर एक समाविष्ट आदेश पत्र है। इस डिस्पैच में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, तो इसलिए ही इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 वुड्स डिस्पैच इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे? जब उनके साथ कोई ग्रुप में रहना नहीं चाहता है तो जाहिर सी बात है वो एक साथ मिल करके नहीं सीख सकते हैं। लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे एक दूसरे से ग्रुप में समूहों में कार्य करके सीखते हैं। यानी बच्चे जब उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वो दृष्टिबाधित बालक जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के सहयोग से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है शारीरिक विज्ञान संबंधी, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। सुरक्षा की बात की गई, ये भी उत्तर नहीं होगा। आत्मसम्मान की बात की गई, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सहसंबद्धता। सहसंबद्धता का मतलब कि एक दूसरे से संबद्ध होकर के सीखने से वो वंचित रह जाएंगे, एक दूसरे के सहयोग से सीखने से वंचित रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट द नेम्स कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो आर एसोसिएटेड? यानी कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हुए हैं? तो ये मानवतावाद से जुड़े हुए थे, यानी ह्यूमनिज्म इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचार संबंधी अपेक्षाएं भी रखती हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह और हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं। आगे पढ़िए। तथापि उनका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे बच्चे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की कैसी शैली का अनुसरण कर रही है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक टीचर है जो कि कक्षा में बच्चों को ये मान रही है कि वो रिस्पॉन्सिव होंगे और कहीं ना कहीं जो कुछ भी उसको स्वतंत्रता देनी है, बिल्कुल टीचर उनको बिल्कुल परमिशन दे दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो शिक्षिका है वो ये मानती है कि ज़्यादा बच्चे पर कंट्रोल करने से बच्चे कहीं ना कहीं बंधे बंधे महसूस करेंगे और फ्री होकर के नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखी हुई है और उनका ये भी मानना है कि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एक समय के साथ परिपक्व होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की शैली का अनुकरण किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। हमारे माता पिता या फिर हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमको किस प्रकार से पालन पोषण करेंगे। जैसे कि माता पिता हो गए तो पालन पोषण करेंगे, और अगर टीचर है तो वो किस प्रकार से हमारी प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। जिसमें पहला होता है आपका परमिसिव, जिसे हिंदी में उन्मुक्त बोला जाता है। दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन, जिसे सत्तावादी बोला जाता है। तीसरा होता है ऑथोरेटिव, जिसे प्रामाणिक बोला जाता है। और चौथा, ये लोकतांत्रिक इसका पार्ट नहीं है तो इसको तो पहले ही काट दीजिए। चौथा होता है हमारा एक तरीके से इग्नोर करना, निग्लेजेंस के सेंस में होता है। ठीक है, देखिए हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमें कंट्रोल भी करते हैं, साथ ही साथ हमारा केयर भी करते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हमें बिल्कुल भी कंट्रोल ना किया जाए, हमें छोड़ दिया जाए कि जो हमारी इच्छा है वो हमें करने दिया जाए, तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। यानी कि कंट्रोल के साथ साथ हमारी केयर भी, हमारी परवाह भी आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि अब यही काम टीचर भी करेंगे। कक्षा में जब आप रहेंगे तो उस दौरान टीचर आपकी केयर भी करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में चीजें सीखें, और साथ ही साथ आपको कंट्रोल भी करेंगे कि कहीं आप गलत दिशा में आगे ना चले जाए। मतलब कि आपको फ्री भी छोड़ेंगे और आपको नियमों में बांध करके कंट्रोल भी करेंगे। अब इस पर आधारित 4 तरीके से होते हैं, इसको एक बार बेसिक समझ लीजिए, आपके कभी भी इस प्रकार के उत्तर गलत नहीं होंगे। पहला दिया गया है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट में क्या होता है? इसमें ना तो केयर किया जाता है और ना ही कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आपके माता पिता के द्वारा बिल्कुल बेपरवाह होने वाली कंडीशन है कि
एकदम छोड़ दीजिए, बच्चा जन्म लिया उसके बाद से छोड़ दीजिए बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना तो एज ए पेरेंट मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है, और ना ही मैं उनके लिए कोई नियम कानून बनाऊंगा। जो जैसे करना है वो उसे करने दीजिए, उसे बोलते हैं नेग्लेक्ट। ये सबसे खराब परिस्थिति होती है जिसमें बच्चे के बिगड़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद से लोकतांत्रिक तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये इस प्रकार में नहीं आता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रामाणिक, जिसे अंग्रेजी में ऑथोरेटिव बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ऑथोरेटिव मतलब कि इसमें एक तरीके से बच्चे का जो केयर होता है, बच्चे का जो केयर होता है वो भी हाई होता है, और एक तरीके से जो उनका कंट्रोल होता है वो भी हाई होता है। यानी कि जो माता पिता हैं या फिर जो टीचर हैं वो बच्चे का देखभाल भी करेंगे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हैं अपने बच्चे के प्रति, और साथ ही साथ एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में भी रख रहे हैं कि कहीं मैं बच्चे को पूरा छूट तो दूंगा कि हाँ बच्चे को जो भी खाना है वो खाए, लेकिन मैं कम से कम कंट्रोल करूंगा कि उस चीज को खरीदने के लिए वो पैसे घर से ना चुराने लगे। एज ए टीचर हम ये बात का ध्यान देंगे कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी करना चाहता है करके सीखेगा, लेकिन कम से कम ये उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे कि वो किसी को भी पीट दे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक माहौल भी होना चाहिए। यानी कि ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि बच्चा कंट्रोल में भी रहता है, नियमों से भी बंधा हुआ है, साथ ही साथ उसको स्वायत्ता भी मिली है, स्वतंत्रता भी मिली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको प्रकार बता रहा हूं, उत्तर आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा दिया गया है सत्तावादी। तीसरा प्रकार जो होता है जिसे अंग्रेजी में ऑथोरिटेरियन कहते हैं। सत्तावादी में क्या होता है कि जो हमारे माता पिता हैं या फिर हमारे गुरुजन हैं उनका एकाधिकार रहता है उसमें, यानी कि कंट्रोल ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल ज्यादा होगा और केयर कम होगा। कंट्रोल ज्यादा होगा, केयर कम। देखिए ऊपर तीर का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि इसमें कंट्रोल ज्यादा है, और नीचे तीर का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि इसमें केयर कम है। यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता या फिर टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम निभाते हैं और अपना जो कंट्रोल है वो ज्यादा बच्चे पर थोपते हैं। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जब विद्यालय में एज ए टीचर मान लीजिए मैं बच्चे को बहुत ज्यादा नियमों में बांध देता हूं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उससे होगा क्या कि बच्चा स्वतंत्र नहीं रहेगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 जिसमें बच्चे को स्वतंत्रता की बात की गई है उसका विरोध है, इसलिए सत्तावादी भी निगेटिव तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चौथा क्या होता है? उन्मुक्त। उन्मुक्त में क्या होता है कि इसमें केयर एक तरीके से बहुत ज्यादा होता है और कंट्रोल बहुत कम होता है। अब इसमें क्या हो सकता है? केयर बहुत ज्यादा और कंट्रोल बहुत कम में होगा क्या कि देखिए बहुत ज्यादा केयर होने की वजह से होगा क्या कि बच्चे को आप सब कुछ करने की छूट तो दे रहे हैं लेकिन कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब कि बच्चा अगर कुछ भी खाने की डिमांड कर रहा है आप उसको खरीद करके दे रहे हैं, चाहे वो घर से पैसे चुरा करके ही क्यों ना ले जा रहा हो, यानी कि कोई भी नियमों में उसको नहीं बांधा जाता है। तो ये बच्चे के बिगड़ने की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। ठीक है, तो परमिसिव में क्या होता है कि बच्चे को कम कंट्रोल किया जाता है, जो कुछ भी जैसे करना चाहता है वैसे करने दिया जाता है। ठीक है, तो ये ठीक तो है लेकिन एक तरीके से बच्चे की बिगड़ने की संभावना कम रहती है। तो देखिए हमारे पास दो ही केवल चीजें होती हैं, कंट्रोल और केयर। यानी कि केयर करना यानी कि बच्चे के प्रति माता पिता या फिर टीचर की जिम्मेदारी, और कंट्रोल यानी कि उनको किस प्रकार से हमें एक तरीके से नियमों में बांध करके रखना है। तो इन दोनों के आधार पर टोटल 4 कंडीशन बनते हैं, जिसमें पहला निग्लेक्ट होता है जो कि सबसे वर्स्ट कंडीशन है। यानी कि एज ए पेरेंट हमें बच्चों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, या फिर एज ए टीचर हम बच्चों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि जो भी करना है करो, ना तो कंट्रोल कर रहे हैं ना ही केयर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होता है कभी भी। ठीक, उत्तर कहने का मतलब कि ये बिल्कुल निगेटिव माना जाता है। प्रमाणिक सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें बच्चे की केयर भी होती है और कंट्रोल में भी रखा जाता है। यानी बच्चे की सभी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ उनको नियमों में भी बांधेंगे कि कहीं गलती से वो चोरी चमारी में तो नहीं पड़ जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद से सत्तावादी जो होता है ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव तौर पर माना जाता है क्योंकि इसमें केयर कम होता है लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। यानी कि टीचर जो है अपना अधिकार बच्चे पर ज्यादा जमाने लगता है। और उन्मुक्त जिसे परमिसिव बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की केयर ज्यादा होती है और कंट्रोल बहुत कम होता है। यानी कि बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है उसको हम लोग करने दे रहे हैं, उस सेंस में ये आता है। अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था कि जो टीचर है वो बच्चे को सब कुछ करने की अनुमति दे रही हैं, बच्चा जो कुछ भी कर रहा है उसको करने की अनुमति दे रही हैं, और उनका ये मानना है कि बच्चा एक समय के बाद से वो मैच्योर होगा और चीजों के बारे में समझने लगेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तो ये किस बारे में है? ये देखिए यहां पर सब कुछ करने देना और कंट्रोल कम होना किस विकल्प में है? देखिए सब कुछ करने देना और कंट्रोल कम होना ये किस में आता है? ये हमारा आता है परमिसिव में, जिसे हम लोग हिंदी में उन्मुक्त बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर कंट्रोल यहां पर भी कम था
यहां पर भी कंट्रोल कम था, लेकिन यहां पर केयर भी कम था। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या बोला गया कि केयर ज्यादा है, यानी बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है, उसकी जो कुछ भी इच्छा है, हम एज ए टीचर करने दे रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल कम है, तो ये हमारा उन्मुक्त में आता है, यानी परमिसिव। इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित एक और आगे प्रश्न आने वाला है। तो इसी जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो नियम दिखा रहा हूं, इसी पर आधारित उस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब हमसे पूछा गया था, तो उन्मुक्त यानी कि परमिसिव बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि टीचर उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी। उनका यह मानना था कि बच्चे स्वतः ही बाद में जाकर के कंट्रोल होने लगेंगे, यानी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और उनको सब कुछ करने की इच्छा जो कुछ भी थी वो टीचर के द्वारा परमिशन दी गई है, इसलिए इसे परमिसिव में रखा जाएगा। उन्मुक्त इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, गेम्स एंड स्पोर्ट एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल हेल्प्स स्टूडेंट टू, यानी प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि, खेलकूद के माध्यम से बच्चे में किस प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, लर्न बेसिक रूल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि वह सभी प्रकार की क्रीड़ाओं के मूल सिद्धांत सीख पाए। तो केवल नियम सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे को जो गेम खेला उसका नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा देखिए, इंश्योर सक्सेस एट एनी कॉस्ट, यानी कि वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सके। अब इससे बच्चा क्या होगा कि हम बच्चे में ये कर रहे हैं कि आपको किसी भी हाल में सफल होना है, तो बच्चा गलत रास्ता भी अपना सकता है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। जैसे कि आप बच्चे को ये कह दें कि तुम्हें हर हाल में परीक्षा में पास होना है, फर्स्ट आना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा चीजों को रटने लगेगा, क्योंकि वो एनी कॉस्ट, यहां पर देखिए एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, तो ये निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड एग्जैक्ट इन देयर टास्क, यानी कि कहा जा रहा है कि वह अधिक स्पर्धात्मक बने और अपने कार्यों में सटीकता लाए। तो यहां पर गेम्स और स्पोर्ट की बात की गई, खेल के माध्यम से बच्चे में सहयोग करने की भावना को विकसित किया जाता है, ना कि कंपटीशन करने का, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा देखिए, लर्न कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखना। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब कि न्यायपरकता, और नेगोशिएशन, नेगोशिएशन यानी कि समझौता करना, यानी कि अनुकूलन करना, जो भी परिस्थिति हमारे सामने है हम उससे समझौता कर पाए, यानी उससे अनुकूलन कर पाए। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है। निगेटिव वाला पूछा गया है। कहा क्या जा रहा है, सूचना संप्रेषण आधारित, सूचना संप्रेषण को अंग्रेजी में आईसीटी बोला जाता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सीधे तौर पर नवाचार की बात की जा रही है, कक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात की जा रही है, और उसके बारे में कौन सा निगेटिव है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके। बिल्कुल सही बात है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, कंप्यूटर का एक्सेस दे दिए, लेकिन जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तब तक बच्चे कैसे सर्च कर पाएंगे, यानी ये तो जरूरी है। पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता और संगत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, जो बच्चे को बताना है, जो बच्चे को पढ़ाना है, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे के अनुकूल रहेगा, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। अब मान लीजिए कि बच्चे को किसी स्थान विशेष के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहां पर हम ज्यामिति से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड बच्चे को कंप्यूटर में थोड़ी दिखाएंगे, स्थान विशेष से जुड़े तथ्यों के बारे में तो दिखाएंगे, यानी कि स्थान विशेष यहां पर कंटेंट हो गया। और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर हम लोग उसको ज्योमेट्री दिखा रहे हैं, गणित के पार्ट ज्योमेट्री को दिखा रहे हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो उसके संगत नहीं था, यानी संगत होना चाहिए। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, बच्चे यूज कर पाएंगे तभी तो आईसीटी का कहीं ना कहीं अर्थ निकलेगा। क्योंकि जब मान लीजिए कक्षा में कंप्यूटर आ गया, लेकिन बच्चे यूज ही नहीं करना जानते हैं, तो उसको यूज करेंगे नहीं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं बच्चे उससे फैमिलियर होने चाहिए, यानी उसको यूज करना आना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं, तो कंप्यूटर में जो कुछ भी बच्चे ने सीखा, अब हम उसका पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा थोड़ी लेंगे। जैसे मान लीजिए पीपीटी बनाना बच्चे को सिखाया गया, तो अब प्रैक्टिकल पीपीटी बना ले रहा है कि नहीं बच्चा, इस तरीके से उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि पेपर पेंसिल पर वो स्टेप्स लिखे कि पीपीटी को कैसे बनाया जाता है। तो परीक्षा
जो होता है वो पेपर पेंसिल के माध्यम से होता है, और ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? इसलिए निगेटिव है क्योंकि जो बच्चा क्रियात्मक तरीके से प्रैक्टिकल कर रहा है उसका क्रियात्मक तरीके से ही मूल्यांकन होना चाहिए, करके ही मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, ये विकल्प कहीं ना कहीं निगेटिव था, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट pertain to objectives as an aspect of टीचिंग सम सब्जेक्ट्स, यानी ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड एंड जनरल, यानी कि कहा जा रहा है कि जो उद्देश्य होते हैं पढ़ाने का कोई भी टॉपिक, उसका ब्रॉड और जनरल में यानी व्यापक और सामान्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग पाठ योजना बनाते हैं तो विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को जोड़ घटाना पढ़ाना है, तो जोड़ घटाना बच्चे को सिखाना, ये कहीं ना कहीं विशिष्ट उद्देश्य है। और सामान्य उद्देश्य क्या होता है? जो बच्चे में गणितीय संक्रियाओं के बारे में ज्ञान देना, ये सामान्य उद्देश्य होता है। यानी एक ब्रॉड सेंस में होता है और एक संकुचित होता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी टॉपिक बताया जाता है तो इसका हमेशा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी उद्देश्य जो होता है वो विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को जोड़ घटाना बताना, तो अब मैं कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करूंगा? मैं कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करूंगा? गणित ही तो सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पर इतिहास थोड़ी सेलेक्ट कर लूंगा। वहीं बोला जा रहा है कि उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, यानी कि जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उसे ही तो सेलेक्ट करूंगा। यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट एंड अटेनेबल गोल, कहा जा रहा है कि उद्देश्य तत्कालिक तथा प्राप्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो तत्कालिक होता है, जैसे कि जोड़ घटाना सिखाना बच्चे को, तो ये तत्कालिक उद्देश्य है। और इसका जो दूरगामी उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बच्चे में गणितीय संख्याओं को सिखाना। यहां पर जोड़ सिखाना कहीं ना कहीं तत्कालिक उद्देश्य के तौर पर देखा जाएगा, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आर एंड पॉइंट ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट, यानी कहा जा रहा है कि उद्देश्य जो होते हैं वो संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, यानी ये अंतिम पॉइंट होता है। तो मान लीजिए मैं उद्देश्य ये तय कर रहा हूं कि बच्चे को जोड़ घटाना सिखाना, ये विशिष्ट उद्देश्य मैंने तय कर लिया। तो क्या अगर बच्चा केवल जोड़ घटाना सीख गया तो क्या वो सब कुछ सीख चुका है? क्या वो पॉसिबल अचीवमेंट प्राप्त कर लिया? नहीं किया है, क्योंकि गणित में, गणित ही छोड़िए किसी भी सब्जेक्ट में जो पॉसिबल अचीवमेंट जो होता है वो हमेशा ब्रॉड सेंस में होता है। कहने का मतलब कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, नए चीजों को खोज सकते हैं। केवल जोड़ घटाना सीखने तक उसको एंड पॉइंट थोड़ी माना जा सकता है। यानी हम बच्चे को संकुचित कर रहे हैं उसके विशिष्ट उद्देश्य तक ही सीमित रख करके। यह कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एंड पॉइंट नहीं होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। उस विशिष्ट उद्देश्य का मतलब यह हुआ, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो एंड पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से ब्रॉड सेंस में बच्चा और भी ज्यादा चीजें सीख सकता है। इसीलिए यहां बोला गया है कि पॉसिबल अचीवमेंट, यानी कि उसकी जो प्रायिकता है कि वो और चीजें सीख सकता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको विशिष्ट उद्देश्य तक ही सीमित रख रहे हैं एंड पॉइंट बोलते हुए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? फिर से नेगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। क्या पूछा जा रहा है? सफल समावेशन, समावेशन यानी कि इंक्लूजन की बात की गई है। समावेशन क्या होता है? तो प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए दृष्टिबाधित है, एक बच्चा श्रवणबाधित है, एक बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, एक बच्चा बहुत कमजोर है, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो दृष्टिबाधित है उसके लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाना आवश्यक है, जो श्रवणबाधित है उसके लिए विजुअल क्लिप्स के माध्यम से पढ़ाना आवश्यक है, और जो मुख बधिर है उसके लिए साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके लिए हायर कॉग्निटिव से संबंधित चीजों को बताने की जरूरत है, और जो बहुत कमजोर है उसके लिए जरूरी यह है कि कम से कम वो बेसिक चीजें सीख पाए। इसके अलावा अधिगम विकार से संबंधित बालक भी हो सकते हैं। तो सबका सफल समायोजन कैसे हो सकता है? जब हम लोग प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेज का सम्मान करें, यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखें और उसकी जरूरतों को पूरा करें, तभी बच्चे का सफल समावेशन हो सकता है। यानी सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जा सकता है। समावेशन का मतलब यह हुआ कि बिना योग्यता को ध्यान में दिए हुए सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा के नीचे पढ़ाने को ही समावेशन कक्षा कहते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। इसका मेन पॉइंट
पॉइंट यही होता है कि प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है कि कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, तो सब की जरूरतों का सम्मान करना और प्रत्येक इंडिविजुअल डिफरेंसेज को कहीं ना कहीं महत्व देने की बात की जाती है। तो जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात आएगी, व्यक्तिगत सीखने की बात आएगी, वो समावेशी में पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात नहीं करेगा वो निगेटिव तौर पर देखा जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए स्पर्धात्मक यानी कंपटीशन की बात की जा रही है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उपलब्धि यानी इंडिविजुअल गोल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो उसका इंडिविजुअल गोल क्या हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट को सही से रिसीव कर पाए। तो उसकी जरूरत क्या हुई? उसकी जरूरत हुई ब्रेल लिपि। और कोई श्रवण बाधित है जो कि सुन नहीं सकता, तो उसके लिए जो गोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ये होगा कि विजुअल क्लिप्स देख करके वो चीजों को सीख पाए या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए। तो वहीं यहां पर बोला गया है कि स्पर्धा तो है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है कि प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धि पर फोकस किया जा रहा है, यानी वो चीजों को सीख पा रहा है या नहीं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, तो ये हमारा समावेशी के संदर्भ में पॉजिटिव हो गया। चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, अध्यापक के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है। प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। अब मान लीजिए कि मैं एज ए टीचर नहीं जान रहा हूं कि दृष्टिबाधित बालकों को कैसे पढ़ाना है, श्रवणबाधित बालकों को कैसे पढ़ाना है, मुख बधिर बालकों को कैसे पढ़ाना है, अधिगम विकार से संबंधित बालकों को कैसे पढ़ाना है, बहुत कमजोर बालकों को कैसे पढ़ाना है। जब मैं एज ए टीचर नहीं जानूंगा तो कैसे सबकी जरूरतों को पूरा करूंगा? यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना जरूरी है टीचर के लिए। यानी कि ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा था, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रविधियां। बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए व्यक्तिगत विद्यार्थी की बात की जा रही है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज अलग अलग बच्चों की बात की जा रही है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए कैसे पढ़ाया जाएगा, कोई श्रवणबाधित है तो उसके लिए कैसे पढ़ाया जाएगा। यानी व्यक्तिगत विद्यार्थी की प्रगति को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। इसलिए समावेशी के संदर्भ में पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करे, यानी कि टीचर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि यहां पर अधिगम निष्पत्ति का मतलब कि बच्चों के परफॉर्मेंस की बात की जा रही है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं ये प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सफल समावेशन करना है, इंक्लूजन करना है। तो इंक्लूजन के लिए तो ये जरूरी है ना कि प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उसको क्या जरूरत है ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ पाए, उस पर हमें फोकस करना है। और वो कैसे होगा? वो प्रत्येक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने से होगा। यहां पर जरूरत की बात ही नहीं की गई है, अधिगम निष्पत्ति की बात की गई है, यानी कि उनके परफॉर्मेंस की बात की गई है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं करता है, इसलिए ये समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ये नेगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर रिबक्स अ स्टूडेंट फॉर हिज आस्किंग अ क्वेश्चन विच द टीचर कंसिडर्स एज सिली। ऑब्जर्विंग दिस द अदर स्टूडेंट बिकम reluctant to ask questions. This situation is an example of। यानी प्रश्न ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी जो है वो कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो कि अध्यापक की दृष्टि से एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। यानी कि बच्चे ने प्रश्न पूछा और टीचर को ये लगता है कि ये प्रश्न तो बहुत सिली है, बहुत मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। ठीक है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार करने की वजह से जो शेष विद्यार्थी थे वो निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वो प्रश्न ही पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भावना आ जाती है कि अगर मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी। इस वजह से वो निराश होकर के प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है, हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया फैसिलिटेटिंग इफेक्ट, जिसे हिंदी में सुकारक प्रभाव कहते हैं। फैसिलिटेट करना यानी कि किसी को सहायता प्रदान करने के सेंस में होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो
प्रश्न तो हमारा पॉजिटिव सेंस में है नहीं। बच्चे क्या हो रहे हैं कि बच्चे डर करके प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो ये फैसिलिटेट थोड़ी किया जा रहा है। फैसिलिटेट तो तब किया जाता है जब बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो घटना हुई है जिसके वजह से बच्चे को डांट पड़ी है और अन्य बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये फैसिलिटेट कहाँ हुआ? ये तो बच्चे को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने के सेंस में हुआ, और फैसिलिटेटेड जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा कहा गया है कि सेल्फ री यानी कि आत्म प्रबलन की बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि प्रबलन क्या होता है? पुनर्बलन के सेंस में आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब एक ही परिस्थिति को बार बार दोहराने के लिए जब बच्चे को शाब्दिक तौर पर या फिर किसी भी भौतिक तरीके से बच्चे को कोई समर्थन दिया जाता है तो उसे पुनर्बलन कहते हैं। तो यहाँ पर उस परिस्थिति को दोबारा थोड़ी दोहराया जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, तो पुनर्बलन तो होने का सवाल ही नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्ष नैतिकता यानी कि क्लासरूम एथिक्स की बात की जा रही है, तो ये नैतिकता भी नहीं है। नैतिकता क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे को प्रश्न पूछने से वो माहौल, वो सिचुएशन रोक रहा है, क्योंकि बच्चे में निगेटिविटी आ गई कि अब अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी, तो ये नैतिकता नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विकेरियस पनिशमेंट यानी कि प्रतिनिधिक दंड इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, आपके घर में जब छोटे बच्चे रहे होंगे या फिर आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे, तो आपके मान लीजिए 2-3 भाई थे, मान लीजिए आप, तो जब अगर किसी एक भाई या फिर एक बहन ने कोई गलती की और माता पिता के द्वारा उसकी पिटाई हो जाती है, तो दूसरा बच्चा भी डर जाता है, वो भी बिल्कुल शरीफ बन जाता है कि हो सकता है कि मुझे भी पिटाई हो सकती है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बच्चे के मन में बैठ गया कि इस मेरे भाई ने ये गलती की थी इसलिए इसकी पिटाई हुई है, अब अगर मैं गलती करूंगा तो मेरी भी पिटाई हो सकती है। यानी कि ये प्रतिनिधि किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है उस दंड को लेकर के। बच्चे को स्वयं दंड नहीं मिला है, बच्चे को खुद दंड नहीं मिला है, लेकिन उसे यह महसूस हो गया कि अगर मैं वही गलती दोहराऊंगा तो मुझे भी एक तरीके से दंड मिलेगा। वही प्रश्न में भी पूछा गया है कि बच्चा, अन्य जो बच्चे थे उनको डांट नहीं पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के मन में यह बैठ गया कि जिस प्रकार से उसको डांट पड़ी है एक गलत प्रश्न पूछने के लिए या फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए, तो मेरी भी डांट पड़ सकती है। तो इसी को बोलते हैं प्रतिनिधिक दंड, और इंग्लिश में बोलते हैं विकैरियस पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए, यानी कि स्क्वायर कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चों से टीचर ने 2 प्रश्न पूछा। पहला, वर्ग की परिभाषा क्या है, और दूसरा, एक वर्ग की रचना करो। तो 2 प्रश्न पूछने के बाद से टीचर ने यह कहा कि यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को नापते हैं। तो यहां पर देखिए, बच्चे को पहले चैप्टर पढ़ाया गया, बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वर्ग के बारे में, यानी कि वर्ग को पढ़ाने के बाद से बच्चे की समझ विकसित हुई होगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, उस वर्ग के बारे में। तो जब वर्ग की परिभाषा बच्चा बताएगा तो कहीं ना कहीं वह अपनी समझ का प्रयोग करेगा, और जब वर्ग की रचना करेगा तब वो जो कुछ भी उसकी समझ थी उसका अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करेगा। देखिए, समझ और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केवीएस पीआरटी के लिए आप कितना तैयार हैं, आप कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो जो भी आप पढ़ चुके हैं अपने बलबूते, वो आपका ज्ञान हो गया। और अगर मैं अभी वर्तमान में आपको सीडीपी का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, तो मेरे द्वारा बताए जा रहे कॉन्सेप्टों की वजह से जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये अलग चीज है। जैसे ज्ञान का कहने का मतलब कि जो बच्चे के पास पहले से है, और समझ कहने का मतलब कि जो कक्षा में बच्चे को बताया गया उसके बाद से जो उसके बारे में उसने अपनी एक थिंकिंग डेवलप करता है, उसे ही समझ कहते हैं। देखिए, बच्चा वर्ग के बारे में पहले से नहीं जानता था, वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद से जब उसको वर्ग की परिभाषा बताने के लिए बोला गया तब वो बता पाया, यानी इसे हम लोग समझ बोलेंगे, ज्ञान नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान तब होता जब बच्चा बिना पढ़े पहले से वो जान रहा होता और अपने पूर्व ज्ञान का परिचय दे रहा होता। तो ये ज्ञान नहीं होगा बल्कि समझ होगा, ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। तो पहला हमारा समझ होगा। देखिए, विकल्पों में ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया था कि यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं। पहला दिया गया ज्ञान, तो ज्ञान तो उत्तर होगा नहीं। और संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के डाटा को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, सूचना को एकत्रित करना। तो यहां पर कोई भी सूचना को एकत्रित नहीं किया जा रहा है और ज्ञान भी नहीं हो सकता, ये समझ होगा, तो हमारा उत्तर ये होगा ही नहीं। दूसरा दिया गया ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग, तो ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कि जो बच्चे
बिना पढ़ाए अगर उसका बता लेते तो वो ज्ञान बोला जाता, लेकिन बताने के बाद से, जब टीचर ने बताया तो उसके बाद से बच्चे की समझ विकसित हुई। ज्ञान नहीं बोला जाएगा, इसे समझ विकसित होना बोलते हैं। ज्ञान तो तब बोला जाएगा जब बच्चे को पूर्व ज्ञान हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ज्ञान समझ दिया गया है, लेकिन यहां पर संश्लेषण दिया गया। यहां पर समझ तो ठीक है, लेकिन संश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि संश्लेषण का मतलब कि सिर्फ एकत्रित करना। यहां पर जब बच्चे को वर्ग बनाने के लिए बोला गया तो वो ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए, जो चीज बच्चा समझ चुका है वो उसका ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान पर आधारित अगर कुछ चीजें रचना कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी उसकी समझ है, जो कुछ भी उसका ज्ञान है, उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो संश्लेषण तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, समझ और ज्ञान का प्रयोग। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब बच्चे से वर्ग की परिभाषा पूछी गई तो कहीं ना कहीं टीचर उनसे यह जानना चाहता था कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं। अगर बच्चा परिभाषा बता ले रहा है यानी कॉन्सेप्ट बच्चा समझ चुका है। और ज्ञान का प्रयोग क्या बोला जाएगा कि जब बच्चे से बोला गया कि आप एक वर्ग की रचना करो, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी समझ लिया, अब उसका ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान का प्रयोग करके वो कहीं ना कहीं बना पा रहा होगा उस वर्ग को, तो इसे हम लोग ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ क्लास 5 टीचर डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू अ रोल प्ले टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड हार्मोनी इन रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक दूसरे पर निर्भरता, यानी कहा जा रहा है कि कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को एक अभिनय भूमिका निभाने के लिए कहती है। आगे पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वुड हेल्प हिम डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रोल प्ले बाई स्टूडेंट्स, यानी कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारण करने में सहायक होगी। यानी कि हमसे यह बोला जा रहा है कि रोल प्ले के माध्यम से कौन सा उसमें एक गुण विकसित किया जा सकता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि रेटिंग स्केल, जिसे हिंदी में मूल्य निर्धारण मापनी कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा ध्यान से समझिएगा। पहले एक बार मैं सबका डिस्कस कर लूँ। तीसरा दिया गया क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। कैसे? इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि समाज मीति, यानी कि हमें बच्चे को एक दूसरे पर निर्भरता सिखाना है। ये समाज में जिस प्रकार से लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि अगर कोई किसान है तो वो फसल उपजा करके करेगा क्या, जब उसकी फसल जो है वो बिकेगी नहीं, क्योंकि वो पैसे के लिए फसल को उगा रहा है, पैसे के लिए उगा रहा है, क्योंकि उसका जरूरत सिर्फ अनाज नहीं है, उसको भी अपने बेटे को पढ़ाना है विद्यालय में। तो विद्यालय में पढ़ाने के लिए उसको फीस देनी पड़ेगी, और फीस कहाँ से आएगा? वो अपने अनाज को बेच करके फीस पाएगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी जरूरत क्या है? उनका जरूरत है भोजन, और भोजन, क्योंकि वो पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन भोजन की आवश्यकता से कैसे पूरा करेगा? वो किसान पर निर्भर है कि किसान जब पैदावार उगाएगा तब वो उसके अनाज को पैसे देकर के खरीदेगा। यानी कि किसान निर्भर है नौकरी पेशा पर कि वो पैसे के लिए, और जो नौकरी पेशा है वो निर्भर है किसान पर अनाज के लिए। इसी को बोलते हैं एक दूसरे पर निर्भरता, और ये रोल प्ले के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। ठीक है, उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। यानी बच्चे की आवश्यकताओं, जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा रहा है टीचर के द्वारा। अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधी नियमों को तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बच्चा जब गलती कर रहा है तो उसको दंड भी दिया जा रहा है, साथ ही उसको प्यार भी किया जा रहा है, उसकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, और उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है दंड दे करके। ठीक है, आगे पढ़िए। परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव ना करें। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बताइए वह कक्षा संचालन की किस शैली का पालन कर रही हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे वाले प्रश्न में इसका यूज होगा। यही वो प्रश्न है जहां पर मैंने आपको प्रामाणिक यानी कि ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और ऑथोरिटेरियन
ये सभी बताया था। तो वही वाला ये प्रश्न है। यहां पर प्रश्न पत्र में आपको साफ तौर पर मेंशन ये किया गया है कि बच्चे को कंट्रोल भी किया जा रहा है दंड दे करके, और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है, उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी है। यानी कहीं ना कहीं प्रमाणिक की बात कर रहा है, जिसमें बच्चे को कंट्रोल भी उचित तरीके से किया जाता था और उसको कहीं ना कहीं फेवर भी उचित तरीके से किया जाता था। तो प्रमाणिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। इसको अंग्रेजी में ऑथोरिटेटिव कहते हैं। ऑथोरिटेटिव इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उन्मुक्त हमारा होगा नहीं, क्योंकि उन्मुक्त में क्या होता था कि बच्चे को कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया जाता था। तो यहां तो कंट्रोल हो रहा है ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कंट्रोल नहीं किया जाता था लेकिन केयर पूरा किया जाता था। सत्तावादी में क्या होता था कि केयर नहीं किया जाता था बल्कि पूरा कंट्रोल होता था। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अहस्तक्षेप में तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था, यानी कि कोई भी बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि बिल्कुल लापरवाही वाला कंडीशन। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि प्रमाणिक इसका सही जवाब है, जिसमें बच्चे की केयर भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर के प्रस्तुत करता है। प्रयोग की योजना बनाकर के प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया। ध्यान से समझिएगा। बच्चा अपने ज्ञान का प्रयोग करके निबंध लिख पा रहा है, लघु कथा लिख पा रहा है, उसको व्याख्यान दे सकता है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकता है, और ये सभी चीजें कर पा रहा है। यानी कि कौन सा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चौथा विकल्प दिया गया है समझ या बोध स्तर। तो समझ या बोध स्तर में क्या होता है कि बच्चा केवल कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, उसको अनुप्रयोग नहीं कर पाता है। तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो अनुप्रयोग भी बच्चा कर पा रहा है ना। इस वजह से ये समझ या फिर बोध स्तर नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर प्रयोग नहीं कर पाता, केवल समझने की बात होती, तब ये होता। संश्लेषण स्तर, संश्लेषण में क्या होता है, सिर्फ आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है विभिन्न स्रोतों से। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अनुप्रयोग कर पा रहा है। विश्लेषण भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अनुप्रयोग स्तर। अनुप्रयोग स्तर में जो कुछ भी बच्चे को कॉन्सेप्ट बताया गया उसका वो लोग यूज कर पाते हैं, एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेज, अनुप्रयोग स्तर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र को अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी जेडपीडी, जिसका कॉन्सेप्ट लेव वाइगोस्की ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि देखिए, बच्चा अपने खुद के प्रयास से मान लीजिए यहां तक पहुंचा है और उसका लक्ष्य यहां पर है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर उसको बाहर से कोई हेल्प दिया गया और बाहर की हेल्प पा करके वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो जहां तक अपने प्रयास से पहुंच पा रहा था और जहां बाहर के हेल्प से पहुंच गया, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि जेडपीडी निकटस्थ विकास के क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उसको बाहर से मदद दी जाएगी। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे आत्मविश्लेषण किया है। तो यहां पर कोई भी बाहर से मदद देने की तो बात हो नहीं रही है, इस वजह से यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। तो सीखने की प्रक्रिया में तो है, लेकिन क्या उसको बाहर से मदद दी गई है, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, जेडपीडी नहीं होगा। ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपनी साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। अन्योन्य क्रिया को सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी बच्चा एक तरीके से अपने जो पीयर्स हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उनके साथ बातचीत कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। तो यहां पर भी हेल्प क्लियर नहीं हो रहा है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। जैसे बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था और प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन बच्चे के रूप में, यहां पर देखिए बच्चे की ओर से बोला गया ना, बच्चे की ओर से बाह्य जगत यानी एक्सटर्नल उसको एक हेल्प मिली है, मानसिक निरूपण क्या होता है, इसी को बोलते हैं एक तरीके से मेंटल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो बच्चा मेंटली सोच नहीं पा रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा था, उसको बाह्य जगत से, यानी बाहर से कोई हेल्प दे करके उसके क्रिटिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं फुलफिल किया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो इसे ही जेडपीडी बोलते हैं। यानी बाहर से हेल्प मिलने की बात की गई है, बाह्य जगत का मानसिक निरूपण किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही जेडपीडी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
क्रियात्मक शोध को क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया। क्रियात्मक शोध क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एज ए टीचर मैं मान लीजिए बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो एज ए टीचर मैं खुद से ऑपरेशन रिसर्च करूंगा कि आखिर मेरे पढ़ाने की विधि में क्या कमी है। इसके लिए मैं विभिन्न प्रकार के नए नए विधियों को अपनाऊंगा और उसको अप्लाई करके देखूंगा कि क्या अब बच्चे को लाभ हो रहा है या नहीं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैं एज ए इंडिविजुअल टीचर ये कर रहा हूं अपने कक्षा में जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसकी कमियों को दूर करने के लिए, अपने शिक्षण विधि की कमियों को दूर करने के लिए। अब मान लीजिए कि मैं साइंस का टीचर हूं और यहां पर मैंने ये ऑपरेशन रिसर्च करके निकाला कि बच्चे किताबी ज्ञान से नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे को प्रैक्टिकल करके बताना होगा। तो ये एज ए साइंस टीचर मैं अपना खुद का ऑपरेशन रिसर्च कर पा रहा हूं। लेकिन क्या ये ऑपरेशन रिसर्च बच्चे के लैंग्वेज वाली कक्षा में अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज की कक्षा में प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल तो एज ए साइंस टीचर मैं कराऊंगा ना। वहां पर हिंदी वाले या फिर इंग्लिश वाले लैंग्वेज की कक्षा में इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को भाषा सिखाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाए। यानी कि वहां के जो टीचर होंगे इंग्लिश या फिर हिंदी वाले, वहां पर उनका ऑपरेशन रिसर्च कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि जो मैंने अपना ऑपरेशन रिसर्च किया है यानी क्रियात्मक अनुसंधान किया है वो विज्ञान विषय के अंतर्गत था और बाकी के सब्जेक्ट को पढ़ाने की शिक्षण विधि अलग अलग होती है और इस वजह से सबका ऑपरेशन रिसर्च अलग अलग होगा। यानी कि एक टीचर ने जो ऑपरेशन रिसर्च किया वो पूरे अलग अलग टीचर पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, ना कि पूरे विद्यालय पर अप्लाई किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर के हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, आपसे निगेटिव वाला पूछा गया है। चौथा विकल्प दिया गया है, इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है। बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एज ए साइंस टीचर अगर मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपना खुद से अपना मूल्यांकन करूंगा कि कहां पर मेरी कमी रह गई है जिससे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। इसी को तो ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम में फंसने पर उस प्रॉब्लम का विभिन्न समाधान ढूंढने के लिए और उसको अप्लाई करके देखना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहता है। ठीक है, तो ये तो कक्षा की पद्धतियों में होता है इसका योगदान, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पा रहे थे तभी तो मैं ऑपरेशन रिसर्च कर रहा था बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने के सेंस में। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। अब जब जैसे देखिए कोई समस्या आती है, मान लीजिए बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया तो सबसे पहले उस समस्या को पहचानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में माफ कीजिएगा, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। और उसके बाद से समस्या पता चल जाने के बाद से उसकी रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि समस्या पता होने के बाद से उसका उपाय निकालते हैं। अब समस्या तो हमें पता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका उपाय निकालने के लिए मैंने ऑपरेशन रिसर्च किया। यानी ऑपरेशन रिसर्च से, क्रियात्मक सोच से मुझे उपाय मिल रहा है और उपाय को ही तो उपचारात्मक उपाय बोलते हैं। तो ये भी बात कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, इसका संबंध अध्यापकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं की तत्कालिक समस्याओं से। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए पूरे साल भर मुझे विज्ञान पढ़ाना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि साल भर बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक नियम, कोई एक कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पा रहा है, जिसके लिए प्रैक्टिकली मैं बच्चे को करके दिखाऊंगा। ऑपरेशन रिसर्च में ये चीजें मैंने रिसर्च की हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम साल भर बनी रहे। यानी कि ये प्रॉब्लम तात्कालिक होती है और तात्कालिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही ऑपरेशन रिसर्च किया जाता है। यानी ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है। ये निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? अभी मैंने आपको समझाया कि एज ए साइंस टीचर जब मैं अपने शिक्षण विधि की समीक्षा कर रहा था तब मुझे पता चला कि साइंस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। अब मान लीजिए हिंदी या फिर अंग्रेजी का कोई टीचर है तो वो प्रयोगशाला में जाकर के कुछ प्रैक्टिकल थोड़ी करके बच्चों को दिखा पाएगा, हिंदी में या फिर संस्कृत में या फिर इंग्लिश में। वहां पर तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि उस टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए उस टारगेट लैंग्वेज को यूज करने का, यानी इंटरेक्शन करने का। यानी कि इसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक नहीं होता है। एज ए साइंस टीचर मैं सिर्फ अपना ही ऑपरेशन रिसर्च खुद ही उपयोग कर पाऊंगा, बाकी के अन्य टीचर्स की शिक्षण विधि अलग अलग होगी, उनकी ऑपरेशन रिसर्च अलग करना होगा। जब एक विद्यालय के एक ही टीचर अपना ही केवल ऑपरेशन रिसर्च यूज कर रहा है तो इसे व्यापक कहां बोलेंगे? व्यापक तो तब होता है ना कि जब एक रिसर्च हुआ, एक मान लीजिए किसी भी टीचर ने रिसर्च किया, उसको सभी टीचर अगर अप्लाई कर पाते तब तो उसको व्यापक बोला जाता। यहां तो केवल इंडिविजुअली अलग अलग टीचर को अलग अलग करना पड़ा है, तो यह व्यापक नहीं होता। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, यही निगेटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेद प्रकट जरूर करना चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी असुविधा जरूर हो रही होगी कि बार बार अंग्रेजी के प्रश्न आ जाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये सभी चीज़ें हिंदी में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि आप प्रश्नों को हिंदी में समझ पाएं बेहतर ढंग से। मैं अपनी पूरी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा आप भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न पर बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाता है। अनुभव से होने वाला व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अनुभव क्या होता है? अनुभव जो कुछ भी हमने देखा या फिर जो कुछ भी हम सीखने के लिए प्रयास करते हैं उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारा अनुभव हो जाता है, वो हमारा अनुभव हो गया। अब अनुभव के आधार पर जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अधिगम बोलते हैं। अधिगम की परिभाषा क्या कहता है कि हमारे प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसे ही अधिगम बोलते हैं। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि हमें बुखार लग गया, मान लीजिए कि आपको बुखार लग गया, तो उस समय भी आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, आपको चिड़चिड़ा हो जाता है आपका स्वभाव। तो क्या आप उसे अधिगम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया था। क्या आप बुखार लगाने के लिए प्रयास करते हैं कि मुझे बुखार लग जाए, मुझे बुखार लग जाए? नहीं करते हैं। तो अधिगम होने के लिए, लर्निंग होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ बच्चे के द्वारा प्रयास किया जाएगा। प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम बोलते हैं। और यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिगम, यानी कि लर्निंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या था? तो थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत उन्होंने दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। यानी बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार प्रयास करते हैं, उसमें कुछ गलती होता है, फिर प्रयास करते हैं, फिर गलती होता है, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। और एक ऐसी परिस्थिति आती है जब जो उसका प्रतिक्रिया था वो स्टिमुलस से बिल्कुल सटीक बैठ जाता है और उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। तो यही प्रयास और त्रुटि, अधिगम, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक के द्वारा सर्वाधिक मूल रूप में माना गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005, जिसे आप लोग एनसीएफ 2005 कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी है? केंद्रक एजेंसी कौन सी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अ वर्बल और नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट और सिग्नल गिवन बाय द टीचर व्हेन द स्टूडेंट्स नीड to be reminded to behave in certain way or refrain from behaving in certain way is termed as। कहा यह जा रहा है कि किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का करने से रोकने के लिए अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि एक ही क्रिया को बार बार दोहराने के लिए जो बच्चे को जो प्रेरक दिया जाता है या फिर प्रेरित किया जाता है उसे हम लोग पुनर्बलन कहते हैं, या फिर इसी को रीइंफोर्समेंट कहते हैं, या फिर रीइंफोर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? असंगत कहने का मतलब कि इररेलीवेंट है रिप्रेजेंटेशन में, हमसे पूछा जा रहा है, यानी निगेटिव तौर पर हमें चुनना है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा यह जा रहा है कि किसी भी विषय का प्रेजेंटेशन देना है एज ए टीचर मुझे, तो कौन सा कंडीशन है जो कि इररेलीवेंट है, असंगत है, निगेटिव है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं कक्षा में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, वहां पर कुछ बच्चे डेस्क पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, तो क्या वो प्रेजेंटेशन सही से रिसीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी वर्तमान कक्षा की अवस्था क्या है? क्या बच्चे शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं? क्या बच्चे एक्टिव है? शांतिपूर्वक भी निगेटिव माना जाता है। बच्चे कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि कक्षा का माहौल इंटरैक्टिव होना चाहिए। मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो वहां पर बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चे
एक्टिव होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। तो वर्तमान कक्षा की अवस्था कैसी है, ये इंपॉर्टेंट होगा, यानी पॉजिटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। दूसरा दिया गया विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं कक्षा 5 में, ठीक है, कक्षा 5 में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं जो कि प्राइमरी का पार्ट है, और मैं प्रेजेंटेशन तैयार किया हूं एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यानी कि विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर कितना है उसके हिसाब से ही तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। अब बच्चे का लेवल प्राइमरी का है, मैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का थोड़ी प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। और चौथा देखिए, निर्धारित उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है। जो भी टॉपिक पर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि मुझे बच्चे में कौन सा स्किल डेवलप करना है, यानी कि ये उद्देश्य होता है। पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, परीक्षा योजना। परीक्षा योजना, अब मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट मैं बच्चे को बताने के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो उस समय मेरे माइंड में परीक्षा की योजना नहीं चल रही है, क्योंकि परीक्षा जो होता है वो पेपर पेंसिल के माध्यम से, आप देखिए परीक्षा को आप आकलन से मत जोड़िएगा। आकलन का मतलब क्या होता है कि बच्चे का असेसमेंट करना, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसी दौरान बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। वो अवलोकन के माध्यम से हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो होता है वो कहीं ना कहीं पेपर पेंसिल की तरफ इशारा करता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसे निगेटिव तौर पर देखता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहता है कि बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है या फिर कक्षा में जो कुछ भी सीख रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल की परीक्षा का ही आयोजन किया जाए, बच्चे का अवलोकन के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन जब मैं देने जा रहा हूं तो परीक्षा मेरे माइंड में नहीं होगा कि बच्चे परीक्षा में कैसा परफॉर्म करेंगे। मेरा पूरा फोकस उस समय यह होगा कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन में समझा पाऊं। मेरा उद्देश्य ये होगा कि बच्चे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए ज्यादा से ज्यादा, ना कि परीक्षा पर मेरा जोड़ होगा। ये निगेटिव सेंस में था, इसलिए प्रश्न चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है? तो अपंग व्यक्ति यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद करती है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट। फिर से हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है, यानी कि हमसे कहा क्या जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है, यानी कि कौन सा विकल्प निगेटिव है, हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि द टीचर शुड इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न देयर ओन पेस, यानी कि कहा यह जा रहा है कि अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, यानी प्रत्येक बच्चा दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके सीखने की गति अलग है, कोई बच्चा एक तरीके से कमजोर है तो उसके सीखने की गति अलग है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, जैसे कि कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, तो वह सामान्य बच्चों की तरह जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकता। यानी प्रत्येक बच्चे को सीखने और समझने की गति अलग अलग होती है, और इसे एज ए टीचर हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम लोग समावेशी कक्षा के कॉन्सेप्ट को लागू कर पाएंगे। यानी ये विकल्प पॉजिटिव हो गया, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, द टीचर शुड इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप्स। कहा यह जा रहा है कि अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखे जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल सही बात है। अब एक कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम लोग तोड़ देंगे और उसके बाद से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद से बाद में उसको मर्ज करेंगे। तो ये बात तो पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, देयर शुड बी पिन ड्रॉप्ड साइलेंस इन द क्लास सो दैट टीचर में टीच अनडिस्टर्बली। कहा यह जा रहा है कि कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके, तो यह विकल्प निगेटिव है। देखिए कक्षा अगर बिल्कुल शांत है तो उसे भी कहीं ना कहीं हम लोग ये मान करके चलते हैं कि बच्चा निष्क्रिय बैठा है, क्योंकि जब बच्चा सक्रिय होगा तो कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन करेगा, टीचर से कुछ पूछेगा, बच्चे आपस में भी बातचीत कर सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। यानी कि अगर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, यानी बिल्कुल शांति है, इसका मतलब यह है कि बच्चे सक्रिय नहीं है, बच्चे निष्क्रिय हैं, और निष्क्रिय होने के कंडीशन में उनका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं किया जा सकता। यह विकल्प कहीं ना कहीं संरचनावाद के खिलाफ था, इस वजह से यह विकल्प हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यह निगेटिव है और प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेल ही बच्चों का कार्य है,
किसने सर्वप्रथम कहा था? तो खेल विधि का जनक किसे बोला जाता है? फ्रॉबेल को बोला जाता है, और इन्होंने ही कहा था कि खेल ही बच्चों का कार्य है। ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉबेल इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन किस आधार पर विज्ञान में करना चाहिए? देखिए, विज्ञान विषय को ध्यान में रख करके ही आपको उत्तर देना है। तो विज्ञान में मूल्यांकन बच्चे का कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिकल के माध्यम से, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी करके सीख रहा था, क्या वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाया या नहीं, ये हम बच्चे को कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? जब बच्चा वो प्रयोग करे, वो चीज़ें वो प्रयोग कर पा रहा है या नहीं, उसके माध्यम से हम लोग बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, पहला दिया गया समूहों में परियोजना कार्य, तो प्रैक्टिकल भी अगर बच्चा, प्रयोग भी अगर बच्चा समूह में कर रहा है तो उसे भी समूह में कहा जा सकता है। और वैसे भी समूह पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि समूह में परियोजना कार्य, तो आपका इंटरेक्शन भी समूह में हो सकता है, लेकिन क्या केवल इंटरेक्शन सफिशिएंट था विज्ञान के लिए? नहीं सफिशिएंट था। यहां पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब यह संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संवाद कौशल। संवाद आपका भाषा की कक्षा के लिए एप्रोप्रिएट माना जाता है, यहां पर विज्ञान के विषय में संवाद इंपॉर्टेंट नहीं है। लेखन कौशल, यह भी भाषा की कक्षा से संबंधित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रयोगशाला क्रियाकलाप विधि। क्रियाकलाप यानी बच्चा खुद करके जब उस ज्ञान को परिलक्षित करेगा, तब बच्चे का अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है विज्ञान विषय में कि वह चीजों को सीखा है या नहीं। तो प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए यह वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबंध है? यानी कि एक टेस्ट का निर्माण किया जा रहा है, प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है, परीक्षा का निर्माण किया जा रहा है टीचर के द्वारा, जिससे जो कुछ भी चैप्टर बच्चे को बताया गया, उस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, वो टेस्ट लेना चाहता है। यानी उस प्रश्न पत्र के माध्यम से बच्चों का जो कॉन्सेप्ट बताया गया, समझे बच्चे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का जानकारी लेना चाहता है कि बच्चे समझ पाए या नहीं, यानी कि उस विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण करना चाहता है। तो कौन सा ऐसा यहां पर विकल्प है जो कि उसके इस प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है? ठीक है, चलिए यहां पर पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है परीक्षण का विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को अंग्रेजी में रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? रिलायबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक बच्चे का कोई प्रश्न पत्र है, उसने कुछ जवाब दिया, तो अगर दुनिया का कोई भी टीचर अगर उसकी कॉपी जांचे तो उसको उतना ही नंबर मिले, इसे बोलते हैं प्रश्न पत्र विश्वसनीय होना। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट में उस टीचर के द्वारा आपको 100 में से 75 नंबर मिला, और किसी दूसरे टीचर ने आपकी कॉपी जांची तो 100 में से आपका 80 हो गया, तीसरे टीचर ने जांची तो आपका 100 में से 60 हो गया, चौथे टीचर ने जांची तो आपका 100 में से 95 हो गया। तो ये टेस्ट जो होगा ये विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे प्रश्न क्या बोला गया है कि उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं ये जांचना है। तो ये उद्देश्य की जांच नहीं करता है। ये इस बात, विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि चाहे दुनिया का कोई भी टीचर जांचे, उसको उतना ही नंबर मिलना चाहिए, तब वो विश्वसनीय बोला जाएगा। तो ये इससे संबंधित तो है नहीं, क्योंकि उद्देश्य पूरा है या नहीं ये हमें ढूंढना है। दूसरा होता है विषय वस्तु का विस्तार। इसका मतलब क्या होता है कि कंटेंट कवरेज, यानी कि जो कुछ भी बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वो सब कुछ कवर हो पाए। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जब आपकी वार्षिक परीक्षा होती है तो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी एक तरीके से चैप्टर्स दिए गए रहते हैं, उन सभी चैप्टर्स को कवर करना टीचर का मेन उद्देश्य होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विषय वस्तु का विस्तार, यानी कि पूरे चैप्टर्स को इंक्लूड करना। तो यहां पर पूरे चैप्टर को इंक्लूड करने की बात नहीं की गई है, बल्कि विशिष्ट उद्देश्य को जांचना यहां पर उद्देश्य है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब एक बच्चे का परीक्षण हुआ तो चाहे जितनी बार भी उसकी जांच की जाए वो उतना ही नंबर पाए। अब आपको लग रहा होगा कि विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता बिल्कुल एक ही है। नहीं, विश्वसनीयता यह कहता है कि दुनिया का कोई भी टीचर जांचे तो आपका सेम नंबर आना चाहिए, और वस्तुनिष्ठता यह कहता है कि एक तरीके से वही टीचर अगर 4 बार परीक्षण कर रहा है तो भी आपका उत्तर उतना ही, मतलब कि नंबर उतना ही आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में वही टीचर रहता है, बार बार परीक्षण करता है, जबकि विश्वसनीयता में अलग अलग टीचर रहते हैं और अलग अलग बार बार परीक्षण करते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठता में एक ही टीचर बार बार परीक्षण करता है। तो जब भी एक ही टीचर बार बार परीक्षण करे तो भी आपका नंबर सेम आना चाहिए, इसे बोलते हैं परीक्षण की वस्तुनिष्ठता। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र के हिसाब से हमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूछा गया था। ठीक है।
ठीक है, तो एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए परीक्षण की वैधता, यही इसका सटीक जवाब है। इसका मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट बनाया जा रहा है, क्या जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया, क्या वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाया। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को न्यूटन का नियम बताया, अब न्यूटन का नियम बच्चे समझ पाए हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए मान लीजिए मैं बच्चों का एक टेस्ट लेना चाह रहा हूं, तो कोई एक ऐसा टेस्ट मैं बच्चों को दे रहा हूं उसका उत्तर देने के लिए, अगर वो हमारे उद्देश्य को कि बच्चे समझ पाए हैं या नहीं उसको जांचने में सक्षम है, तो इसे ही बोलते हैं परीक्षण की वैधता। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है, मानव तथा अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूलन करना चाहिए, भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा, अतः उसके विकास में किसी प्रकार के सुझाव, निर्देशन अथवा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये प्रकृतिवाद होता है। प्रकृतिवाद में बच्चे को क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप, निर्देशन या फिर सुझाव टीचर के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो इसे हम लोग प्रकृतिवाद बोलते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है प्रकृतिवाद, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियां उन्नत करने में सहायक होंगी। शैक्षणिक उपलब्धियां उन्नत करने के लिए कौन कौन सा सहायक होगा। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। पहला विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, यानी फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बार बार मूल्यांकन करने की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे का बार बार मूल्यांकन होगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी गतिविधि करे उसी दौरान उसका मूल्यांकन हो, यानी कि गतिविधि का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए मूल्यांकन। बार बार अलग से परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने की बात हमेशा नेगेटिव होती है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प गलत हो गया, नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है कि पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चे और टीचर के बीच में अगर रिलेशन जितना पॉजिटिव होगा बच्चे उतना ही अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं, तो ये विकल्प तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा विकल्प देखिए, क्लोज टीचर पेरेंट इंटरैक्शंस, यानी कि कहा जा रहा है कि आपके माता पिता और आपके शिक्षक के बीच में क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी बातचीत होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटा ही विद्यालय में बिताएगा, उसके बाद अनौपचारिक तरीके से वो विद्यालय के बाहर ही सीखेगा। यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक तरीके से सीखना दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर कैसा है, बच्चा कैसे सीख पा रहा है, बच्चा कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, ये उनके माता पिता को पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, जब टीचर उनसे इंटरेक्ट करेगा, वहीं बोला जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, इंस्ट्रक्शन एट हायर लेवल, यानी ये कहा जा रहा है कि उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था, ये विकल्प नेगेटिव है। देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं बच्चे को इंस्ट्रक्शन देकर के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे संरचनावाद के तहत अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि कंप्यूटर में लगाइए पेन ड्राइव की तरह डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चे सक्रिय माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, केवल इंस्ट्रक्शन से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और वो भी हायर लेवल की बात कर रहा था, बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं तो उनके मानसिक स्तर के हिसाब से तो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर अनुदेशन देंगे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि इसका उत्तर क्या बना, इसका उत्तर होगा बी और सी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी कि एक हिडन करिकुलम की बात की जा रही है। हिडन करिकुलम को हिंदी में प्रच्छन्न या फिर गुप्त पाठ्यचर्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जो कि डायरेक्टली उनके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन विद्यालय के माध्यम से बच्चे को सीखने का मौका मिलता है, यानी ये हिडन होता है। जैसे कि बच्चे के पाठ्यक्रम में प्रकृति के प्रति झुकाव के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन कई बार स्कूलों में क्या होता है कि उनको पौधे लगवाए जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ें करवाई जाती हैं, तो वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनते हैं। या फिर बच्चे को जेंडर के प्रति जागरूक करने के लिए, कि जिस प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता आपने पढ़ा था कि समाज के द्वारा अपने विचार हमारे ऊपर थोपे गए हैं कि लड़की है तो वो घर का काम संभालेगी और लड़के हैं तो बाहर जाकर के अपनी आजीविका जुटाएंगे। तो इन एक तरीके से रूढ़िबद्ध विचारों
के प्रति, रूढ़िबद्ध विचारों के प्रति कभी कभी लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठा करके उनकी इस विचारधारा को चुनौती देने की कोशिश की जाती है। तो वो उसके सिलेबस में मेंशन नहीं था कि लड़के और लड़कियों में समानता आपको बताना है, लेकिन कहीं ना कहीं कक्षा में लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठा करके उसकी इस जेंडर रूढ़िवादी विचार को थोड़ा सा चुनौती दिया जाता है और कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कक्षा में, जिससे लड़कियां भी आज विभिन्न फील्ड में काम कर रही हैं और लड़के भी शेफ बन करके विभिन्न 5 स्टार होटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करके कहीं ना कहीं वो उसके पाठ्यक्रम में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उसको विद्यालय के माध्यम से बताया जाता है। तो इसे ही हिडन करिकुलम बोलते हैं या फिर प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यचर्या बोलते हैं। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पाठ्यचर्या के बारे में पूछा जा रहा है, करिकुलम के बारे में, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, करिकुलम हैज अ वाइडर स्कोप। बिल्कुल सही बात है, करिकुलम का व्यापक क्षेत्र होता है, व्यापक होता है, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। करिकुलम वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीएफ 2005 में विज्ञान के टीचर को कैसे पढ़ाना है, इसके अलावा ईवीएस के टीचर को कैसे बताना है, वो सब कुछ अलग अलग मेंशन किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर के हिसाब से करिकुलम अलग अलग होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था और ये पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, करिकुलम रेफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट विच इज टू बी टॉट इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्यवस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है निर्देश देने वाला, आदेश देने वाला, तो ये आदेशात्मक नहीं होता है। ये विकल्प निगेटिव है और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को निर्देशित करना है तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए? तो स्किनर ने पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया था कि अगर एक काम को करने के बाद से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है या फिर पुनर्बलन मिलता है, प्रबलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो व्यक्ति उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। तो ये किस पर फोकस करता है? प्रबलन पर, यानी रीइंफोर्समेंट पर। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए उद्देश्य दिया गया है कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। ठीक है, यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो बच्चा खुद कर पा रहा है, यानी कि जो कुछ भी उसको समझ विकसित हुआ है अब वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है, तो ये सीधे तौर पर ज्ञान का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो ये सभी विश्लेषण से संबंधित है, यानी एनालिसिस से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए एक डेटा कलेक्ट किया गया 2011 की जनगणना का, अब उस जनगणना के आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के रिलेशन खोज सकते हैं कि लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कों का अनुपात कितना है, यानी कि सेक्स रेशियो क्या है। इसके अलावा निर्देशित करना, यानी कि हम किसी एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए उससे रिजल्ट हमें यह प्राप्त हुआ कि लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में काफ़ी कम है, तो वहाँ पर सरकारें उसी को देख करके निर्देशित करती हैं कि अब ये कानून होगा, वो चीज़ें होगा, वो एनालिसिस का पार्ट है। इसके बाद से देखिए क्या कहा जा रहा है, संक्रिया करना, यानी विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने की बात की जा रही है। उसके बाद से भविष्य कथन कहना, भविष्य कथन मतलब कि भविष्य में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना होगा और इसके लिए ये विधि हो सकता है। ये कैसे हम लोग कर पा रहे हैं? ये प्रेडिक्शन हम कर पा रहे हैं उस एक तरीके से एनालिसिस पर कि महिलाओं की संख्या कम है, अब उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा संबंध बताना, दिखाना, हल करना, ये सब एनालिसिस का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों,
केवीएस पीआरटी 2016 के सीडीपी पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018, 2017, 2016 और प्रीवियस ईयर सभी पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।